नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को खाली जगह कहा जाता है। औपनिवेशीकरण, औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, वैश्वीकरण। तो ऑप्शन नंबर अ, औपनिवेशीकरण। जब किसी एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, बेवड़ शब्द का प्रयोग घुमंतू खेती के लिए खाली जगह राज्य में इस्तेमाल होता था, यानी किस राज्य में इस्तेमाल होता था बेवड़ शब्द का प्रयोग? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर अ, मध्य प्रदेश के अंदर बेवड़ शब्द का उपयोग घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगला प्रश्न, मृदा निम्नीकरण में सहायक कारक है वनोन्मूलन, अतिचारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, उपरोक्त सभी। तो ये तीन ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर द। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका फॉर्म, मल्चिंग, रक्षक मेखला, चट्टान बांध। तो ऑप्शन नंबर अ, वेदिका फार्म। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, मौलिक अधिकारों को साकार करने में अहम भूमिका खाली जगह की है? विधायिका, कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर द सही है, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से उपभोक्ता कहलाता है, यानी उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला, व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, निवेश करने वाला। तो ऑप्शन नंबर अ, उपभोग करने वाला, उपयोग करने वाला। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला, जिस वस्तु को जो उपयोग करने वाला होता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने किसकी बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुड़ा सम्मेलन बुलाया? मुगलों की, अंग्रेजों की, मराठों की, निजाम की। तो ऑप्शन नंबर स, मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए राजपूत राजाओं ने हुड़ा सम्मेलन बुलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जननी एक्सप्रेस योजना का संबंध खाली जगह से है? कृषि, ग्रामीण विकास, सामुदायिक सहयोग, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं। तो ऑप्शन नंबर द, गर्भवती महिला एवं नवजात शिशुओं से जननी एक्सप्रेस का योजना का संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, हाँ, 1765 में कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी मिलने से क्या फ़ायदा हुआ? 1765 में बंगाल की दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, यानी जितने भी सरकारी कार्य थे उन पे उनको संसाधन थे उन पे उनको नियंत्रण मिल गया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यानी कोष्टक में शब्द दिए गए उस समय खाली जगह भरनी है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से प्राकृतिक देन को संसाधन में जरूरत के अनुसार वो संसाधन में परिवर्तन कर लेते हैं। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है, क्योंकि भारत और चीन में ज़्यादा है, बाकी बहुत कम है। प्रवास से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने से। प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे, जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। जनसंख्या पिरामिड क्या बनाता है? यानी एक देश के अंदर कितने लोग निवास करते वो बताता है। इस तरह का पिरामिड होता है। ये भारत की जनसंख्या, ये चीन की, ये अमेरिका की, इस तरह। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न को सुमेलित कीजिए। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है तो कोटा। कौन सा है? कोटा। जनगणना जनसंख्या संबंधी एवं आंकड़े प्राप्त करने की
ठीक है, एक प्रक्रिया है, ठीक है। हाँ, अभयारण्य 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 वन्य जीवों का उन्मुक्त आवास क्षेत्र। विजय स्तंभ स्थित है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। आगे निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर सत्य असत्य लिखिए, यानी सत्य असत्य कथन बताने हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता अथवा स्वशुद्ध का उन्मूलन कर दिया गया, ये कथन सत्य है। जो व्यक्ति यहाँ समूह पुरजोर तरीके से अपनी बात रखता है उसे बहिष्कृत कहा जाता है, ये कथन असत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है, ये भी कथन सत्य है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता सतत विकास लक्ष्य है, ये भी कथन सत्य है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके हमें उत्तर बताने हैं। हाँ, 13वें के अंदर हर प्रश्न के अंदर 2 प्रश्न दिए होंगे। विश्व बाजार में भारतीय नील की मांग क्यों थी? विश्व बाजार में भारतीय नील की बहुत मांग थी क्योंकि इसका चमकदार गहरा नीला रंग सर्वोत्तम गुणवत्ता का यहाँ कपड़ा उद्योग में रंग के रूप में इसे पसंद किया जाता था। भारतीय नील एक प्राकृतिक रंग था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला, विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद थे, इस कथन को स्पष्ट करना है, यानी विलियम जोन्स के बारे में बताया गया है। तो विलियम जोन्स कानून के माहिर होने के साथ साथ एक भाषाविद भी थे, क्योंकि उन्होंने कानून का ज्ञान भारतीय कानूनों और दर्शन पर लागू किया और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके भारतीय सभ्यता और उसके कानूनों को समझना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भाषा का गहन अध्ययन किया और भारतीय तथा यूरोपीय भाषाओं के बीच संबंध भी खोजा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के एक महान शक्ति का स्रोत बन गए, इस कथन पर अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने एक ऐसा दर्शन दिया जो न केवल अतीत की भारतीय विचारधारा का प्रतीक है बल्कि भविष्य के लिए भी प्रेरणादायक है। उन्होंने धर्म, संस्कृति, आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण पर ऐसे विचार दिए जो युवाओं आत्मविश्वास और सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सभी धर्मों की एकता और सहिष्णुता पर जोर दिया। उन्होंने जाति, धर्म, रंग के भेदभाव के बिना सभी की सेवा करने की वकालत की। एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। उनके विचार आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण रहे। उन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान की सार्वभौमिक मूल्यों के साथ जोड़ा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। अगला प्रश्न, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते? प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उदाहरण सहित समझिए। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन्हें पुनः निम्न भागों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधन उनको निम्न मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, अर्थात जिनको उपयोग में लेने से पश्चात पुनः पूरित किया जाना असंभव होता है, आसानी से हम पुनः पूरित कर सकते हैं, जिसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। दूसरा अनवीकरणीय संसाधन, ये संसाधन है जो ये ऐसे संसाधन है जो एक बार समाप्त होने के पश्चात उन्हें नवीकृत अथवा पुनः पूरित में हजारों वर्ष लग जाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये एक बार खत्म हो जाता है तो इसको पुनः बनने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। भारत एक संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में कोई 4 मूलभूत अंतर बताना, यानी भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो कृषि होती है, खेती होती है, उसके अंदर मूलभूत अंतर बताने हैं। तो भारतीय एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की कृषि पद्धति में अंतर, खेतों का आकार। भारत में खेतों का औसत आकार बहुत छोटा, लगभग 1 से 1.15 हेक्टेयर होता है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर खेतों का औसत आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 250 हेक्टेयर होता है। तकनीकी उपयोग, भारतीय कृषि में पारंपरिक तकनीकों का अधिक उपयोग होता है, यद्यपि
आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च तकनीक जैसे कंप्यूटर, सैटेलाइट, उन्नत मशीनरी का उपयोग व्यापक उपयोग होता है, यानी वहाँ मशीनों का ज़्यादा उपयोग होता है। कृषि का उद्देश्य भारत में मूलतः निर्वाह खेती की जाती है, जिसमें परिवार के उपयोग के लिए फसलें उगाई जाती है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से वाणिज्यिक खेती होती है, जिसका उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर उत्पन्न करना है। आगे उपयुक्त उपकरण भारतीय कृषि में शारीरिक श्रम और पारंपरिक उपकरणों पर अधिक अधिक निर्भरता होती है, लोग काम करते हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आधुनिक मशीनें, हार्वेस्टर, थ्रेशर, समतलक आदि का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, सरकार की कार्यवाहियों पर अपनी सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त आप किन किन तरीकों का उपयोग करेंगे, समझाइए। यानी जो सरकार की जो कार्रवाई होती है उससे आप सहमत हो या नहीं हो, उनके लिए आप चुनाव के अलावा कौन कौन सा उपयोग अपनाएंगे। तो सरकार की कार्यवाही पर अपनी सहमति एवं असहमति व्यक्त करने के लिए चुनाव के अतिरिक्त हम निम्नलिखित तरीके का उपयोग करेंगे। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध हम जुलूस निकाल या नुक्कड़ नाटकों एवं सार्वजनिक सभाओं का उपयोग करेंगे। सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ विरोध प्रकट करेंगे, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे। ठीक है। अगला प्रश्न, लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, कथन के पक्ष में अपना तर्क दीजिए। लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष हो, शक्तियों का दुरुपयोग न हो और सभी नागरिकों को समान न्याय प्राप्त हो। अपनी स्वतंत्रता के आधार पर ही न्यायपालिका विधायक और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती है। ये दबाव से मुक्त रहकर कानून के शासन की रक्षा करती। देश के नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा में स्वतंत्र न्यायपालिका अपनी अहम भूमिका अदा करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र होगी तो कोई भी अपने अधिकार नहीं थोपेगा, जैसे कि चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो। अगला प्रश्न, राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित 1857 की क्रांति कहाँ एवं किसके नेतृत्व में हुई। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित एवं सुनियंत्रित जो 1857 की जो क्रांति है वो कोटा में हुई थी। कोटा में क्रांति की शुरुआत 15 अक्टूबर 1857 को लाला जयदयाल एवं मेराब अली खां के नेतृत्व में हुई। विद्रोही सैनिकों ने कैप्टन बटन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को क्रांतिकारियों के द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर लिया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। सुव्यवस्थित मतदान शिक्षा और निर्वाचन सहभागिता स्वीप कार्यक्रम के मुख्य दो उद्देश्य निम्नलिखित है। सूचित मतदान, निष्पक्ष और नीतिपरक मतदान। सूचित मतदान, जागरूकता के साथ मतदान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस प्रकार का सहयोग करेंगे। हम अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए नागरिक के तौर पर अपने घर के आसपास साफ रखकर, खुले में शौच न करके, कचरा कूड़ेदान में डालकर, नलियों की सफाई करके और जन जागरूकता फैलाकर सहयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम विद्यालय और आंगनबाड़ियों में शौचालय और स्वच्छता की सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव में सहायता करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है, कथन की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान का सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। ये दुर्ग छोटी छोटी पहाड़ियों से मिलकर बना है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ है। 1458 ईस्वी में राणा कुंभा ने इस दुर्ग को नवीन परिवर्तित स्वरूप प्रदान किया। 9 पोलों दरवाजों से युक्त दुर्ग के चारों ओर घुमावदार सुदृढ़ और चौड़ी दीवारें बनी हुई है और दीवारों के नीचे गहरी खाइयां। इससे दुर्ग का सर्वाधिक उत्सव भाग कटारगढ़ कहलाता है। यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर टिप्पणी लिखिए। यानी राजस्थान में हथकरघा उद्योग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। हथकरघा, तो हथकरघा उद्योग, राजस्थान में हथकरघा उद्योग
अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऊनी शॉल, कोटा, डोरिया, साड़ियाँ, दरिया, निवाड़ आदि का निर्माण हथकरघा से किया जाता है। राजस्थान में अनेक जिलों में बुनकर इस कार्य को करते हैं। ऊनी खाद में जैसलमेर की वर्डी, बीकानेर में कंबल, जैसलमेर और जोधपुर में मेरिनो खादी प्रसिद्ध है। राज्य सरकार द्वारा बिक्री कर में छूट, बिक्री केंद्र की स्थापना, कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज का अनुदान, यातायात अनुदान के रूप में बुनकरों को सहायता दी जाती है। हमारी राज्य सरकार हथकरघा उद्योगों के विकास हेतु अनेक योजना संचालित कर रही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थान को आपको दर्शाना है। श्रीगंगानगर, चूरू, राजसमंद, जैसलमेर। तो ये नक्शा में साथ में लेके आया हूँ, आपको देख लेना है। ठीक है, श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, राजसमंद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। आगे जो प्रश्न दिए गए ये निम्नात्मक प्रश्न है, आपको स्वयं को करने। मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ, किताब से ढूंढकर आपको करने हैं। डलहौजी की नीतियाँ किस प्रकार भारतीय राजाओं के असंतोष का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको आपको बताना है। और इसके एक और प्रश्न है, तो इसके हर एक के अंदर 2 प्रश्न दिए गए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है, किन्हीं 2 पर। ठीक है, दांडी मार्ग या नमक सत्याग्रह। ये मार्च आ गया, इसका होता है मार्ग। ठीक है, ठीक है। नमक सत्याग्रह 1920 का, खिलाफत आंदोलन रोल्ट सत्याग्रह। ठीक है, रोल्ट एक्ट वाला, वो रोल्ट सत्याग्रह। 24 के अंदर वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करना है। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिकी विपदाओं को कम करने के उपाय लिखिए। इसके और एक प्रश्न दिया गया, भूमि संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपयोगों का वर्णन किए रहे। इसके अथवा में एक और प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थितियों को प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से, लिखिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 25वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, 13 साल के एक बच्चे से कारखाने में मजदूरी करवाना संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधिकार, किस अधिकार का उल्लंघन है, स्पष्ट कीजिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसको आपको बताना है। इसके अथवा में एक और दिया गया है, मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी है, स्पष्ट करें। धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए क्यों आवश्यक है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेने, परीक्षा में 100% आएंगे।